140 लगभग 150 क्वेश्चन वैदिक एज पे आप पढ़ चुके हो एक दिन में। सिर्फ 15 मिनट टाइम देने से आपका पूरा वैदिक एज टॉपिक कवर होगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं। और चूंकि हमने अभी सेट डिस्कस किया तो आपका माइंड में फ्रेश है, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। प्लीज क्वेश्चंस करो, ठीक है। जब तक आप सेट नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू इवैल्यूएट वेयर यू आर स्टार्टिंग। आपकी पोजीशन क्या है, वो टॉपिक कितना कवर हुआ, कितना प्रिपेयर हुआ, आप नहीं जज कर पाओगे जब तक उस टॉपिक को आप नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे। आज क्या करते हैं, शुड आई आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम वैदिक एज। लोगों ने क्या था लास्ट टाइम, कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं? क्वेश्चन से डर लगता है तुम लोगों को, टेस्ट के नाम से डर लगता है ना? डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। देखिए कितना आपको याद है, बताओ तो कितनी तरह की शादियां होती थी वैदिक एज में, कितनी तरह की शादियों का मेंशन है? एनीबॉडी? 2 4 5 6 7 8 9 10 कितनी तरह की शादियों का डिस्क्रिप्शन आया वैदिक एज में? 4 6 8 10 4 ऑप्शन है। 6 देखना नहीं है, आपने देखा सब लोग थे, आप थे लास्ट क्लास में? आप लोग नहीं थे? वीडियो देखी मेरी? वीडियो तो देख लो, तो क्लास में नहीं रहते। वीडियो कुछ प्रॉब्लम, अगर जरूरत नहीं हो ये एक्स्ट्रा फैन बंद करा दे क्या? सब वो इंटरनेट एक्सेस में रखते हैं, तभी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ओके चलो मिलना तो करा दे। 5 ही शायद 5 8 तरह की शादियाँ थी। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ठीक है। अर्श विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, ये 4 हैं और ये 4 अलाउड थे। मैंने आपको क्या बताया, उसको बताया कि 4 का सर्किल करो, वो अलाउड थे। उसके बाद 4 जो अलाउड नहीं थे, ठीक है, जिसमें गंधर्व था। गंधर्व मतलब लव मैरिज। लव मैरिज उस टाइम भी अलाउड नहीं था। आज की सोसाइटी बहुत ही रियली करने लगी। अब हमारी सोसाइटी एडवांस होने करने लगी है, लेकिन अभी भी बहुत फैमिली नहीं करती है। थोड़ा मनाना पड़ता है, मम्मी पापा से लड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बट अभी भी हमारी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है। हम जिस जो होना चाहिए नहीं, इवन बहुत एजुकेटेड फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4 जो अलाउड नहीं थे, उसमें पहला हो गया गंधर्व विवाह, दैट लव मैरिज। उसके बाद पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, और एक कौन सा है? असुर। तो 4 तो राक्षस के ही नाम से, असुर है, राक्षस है, पिशाच है, और एक गंधर्व विवाह है। ये चारों अलाउड नहीं थे, ठीक, और 4 अलाउड थे। 8 तरह की शादियाँ थी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब बताओ मुझे, पहली बार वर्ण व्यवस्था का डिस्क्रिप्शन, जो वर्ण का डिस्क्रिप्शन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 सबने सुना है ना? इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आया? और द फर्स्ट टाइम वेयर दीज 4 थिंग्स आर मेंशन्ड, कि ब्राह्मण होगा, वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा, शूद्र होगा। ब्राह्मण दो विल बी टीचिंग, जो अच्छे काम करेंगे, पढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, होम करेंगे, वो ब्राह्मण होगा। उसके बाद क्षत्रिय होगा, जो ब्रेव होगा, सोल्जर होगा, फाइटर होगा, दे विल बी क्षत्रिय। शूद्र जो बहुत ही लो कैटेगरी का काम करेगा, अनएजुकेटेड होगा, इलिटरेट होगा, इग्नोरेंट होगा, ड्रिंक करेगा, जो बहुत ही बेकार का काम करेगा, वो शूद्र होगा। नॉट बाय बर्थ, बाय प्रोफेशन, बाय डीड्स, बाय जॉब्स। एंड जो बिजनेस का काम करेगा, एग्रीकल्चर का काम करेगा, दे विल बी कॉल्ड वैश्य। पहली बार डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है? ऋग्वेद के कौन से चैप्टर? 10th मंडल। देख के तो नहीं बता रहे हो? ऋग्वेद के 10th मंडल में आया। उस मंडल का नाम है पुरुष शुक्ल मंडल, ठीक है। जहाँ पे पहली बार ये कहा गया है, ये जो आदि पुरुष है, जो पुरुष है, ब्रह्मा है, उनके मुंह से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, पाँव से आम से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, थाई से वैश्य का जन्म हुआ है, और लेग से शूद्र का जन्म हुआ है। ये पहली बार ऋग्वेद के 4th मंडल में आया है। क्लियर? ठीक है। बताओ, रावी नदी का पुराना क्या नाम है? व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ रावी? ये चीज तो करना पड़ेगा बेटा। एटलीस्ट जब आपस में मिलते हो तभी पूछो। गुड मॉर्निंग करने के बजाय पूछो रावी का नाम। ये अच्छा तरीका है आपको जीके प्रिपेयर करने का। आप आपस में पूछो, आपस में 2 4 5 10 क्वेश्चन रैंडमली पूछो। तुम पूछो एंड लेट योर फ्रेंड आस्क यू। ऐसे ही होगा। बहुत सीरियसली आपको नहीं करना है। यू पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी।
आईएएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो अभी आप कि आपको डेप्थ स्टडी करनी है, बहुत नीचे तक जाना है। आईएएस में तो सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। कहते हैं आईएएस के लिए आईएएस नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग इन द वर्ल्ड। जो आईएएस ऑफिसर होता है उसको दुनिया के हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है, हर चीज़ के बारे में, और कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ पता होता है, तो डेप्थ में जाता है। इतना नहीं करना, तो सुपरफिशियली करना है। चलो आज का हमारा टॉपिक है, हम 2 टॉपिक कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। जो टारगेट 3 का है, देखो कर पाते कि नहीं कर पाते। पहला हम करेंगे महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद आज करेंगे, और मेरा टारगेट है हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को कवर करना, अगर हो पाता है, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जो लोग लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करें तो उसमें भी बुद्धिज्म और जैनिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो कितना कवर कर पाते हैं। तो पहला हम लोग करेंगे महाजनपद आज, ठीक है। तो हेडिंग डालो 16 महाजनपद आज, 16 महाजनपद आज, 16 महाजनपद। जल्दी से कोई बताओ तो वैदिक एज का कौन सा पॉट फेमस है? पॉट अर्ली वैदिक एज का और लेटर वैदिक एज का, हाँ, PGW पेंटेड ग्रेव वेयर, और उसका ऑर्चर्ड ग्रेव। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, बार बार हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको टिक कर दो और प्लीज उसको लर्न करो। आज की वीडियो में डीलिंग में महाजनपद हाउस, ठीक है। महाजनपद, कितने महाजनपद थे? कितने थे? 16, ठीक है, जो फेमस था। अब जब लोग ट्राइब्स बनने लगा, कम्युनिटी बनने लगा, ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने देखा कि जो वैदिक एज था वो किस तरह की इकॉनमी उनकी मेन थी। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम? कैटल। उनका जो वैदिक एज था, अर्ली वैदिक एज, वो कैटल बेस्ड इकॉनमी थी, पशु आधारित आर्थिक व्यवस्था थी वहाँ पे। एंड कैटल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। लड़ाइयाँ भी होती थी कैटल को लेके, काउ को लेके। मैंने एक 10 लाख यज्ञ बताया है, 10 लाख वॉर बताया है, 10 राजाओं की लड़ाई, किस कौन कौन सी 2 ग्रुप थी, उसके गुरु कौन थे, किस नदी पे हुआ था, कौन सी ग्रुप जीती थी, याद है कुछ? 10 राजाओं का युद्ध बहुत फेमस है हिस्ट्री का, नहीं याद है? तो पहले कैटल बेस्ड इकॉनमी थी, अब धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में आते आते एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी बनने लगी, ठीक है। कैटल के बाद एग्रीकल्चर। जब सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड बनी, कृषि हमारा जब मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ, तो कृषि के आने से बाद लोगों की लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ, पीपल स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। अब उनको भटकने की जरूरत नहीं है, दे नीड नॉट टू लिव अ नोमैडिक लाइफ। जैसे पहले लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, भटकते थे अपने खाने की तलाश में, 2-4-6 महीना यहाँ, फिर 6 महीना कहीं और, फिर 6 महीना कहीं और, जहाँ खाना खत्म हो गया वो शिफ्ट हो गए दूसरे एरिया में, फिर तीसरे एरिया में और चौथे एरिया में। जब एग्रीकल्चर आ गया, when they knew the art of doing agriculture, then they started living a settled life। अब एक ही जगह रहना है, सरप्लस होने लगा, अनाज उगाने लगे, एक्स्ट्रा अनाज स्टोर करने लगे, तब उनको भटकने की जरूरत नहीं है। अब जब एक जगह रहने लगे तो धीरे धीरे कम्युनिटी डेवलप हुआ, फैमिली के बाद समाज, सोसाइटी से और बड़ा तो राज्य बना, जिसको जनपद कहते हैं, और बड़ा महाजनपद बन गया। इस तरह से इंडिया में इस टाइम तक आते आते, इन द लेटर वैदिक एज आते आते 16 महाजनपद क्लियरली दिखता है। 16 ऐसे स्टेट हैं, बड़े से स्टेट हैं जो क्लियर विजिबल है। अब इस 16 का आइडियली आपको सबका नाम जानना चाहिए, सबकी कैपिटल जानना चाहिए, बट हम सबका डिटेल आपको नहीं बताएंगे, जो 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। नाम एक बार सबका लेंगे, लोकेशन बता देंगे, बट आई विल आस्क यू टू लर्न ओनली 4-5 नेम्स। तो सबसे पहले हमें 16 महाजनपद के बारे में पता कहाँ से चलता है? स्टार्ट हिस्ट्री लिखी नहीं जाती थी। इसका जो डिस्क्रिप्शन आया है वो जैन और बुद्ध के बुक में आया है, ठीक है। तो लिख लो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसका क्या है? What is the source of information? Buddhist text
अंगुत्तर निकाय। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है, उनका नाम है अंगुत्तर निकाय। सबसे पहली बार यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आया 16 महाधर्म। ये बुद्धा लॉर्ड बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाधर्म पदार्थ का डिस्क्रिप्शन आया है। ऐसे ही एक जैनिज्म का बुक है भगवती सूत्र। जैनिज्म का बुक है भगवती सूत्र। ये जैनिज्म का बुक है, इसमें भी आया है 16 महाधर्म पदार्थ का डिस्क्रिप्शन। एंड महावस्तु, महावस्तु, ये दोनों जैनिज्म का बुक है, जहां पे 16 महाधर्म पदार्थ का डिस्क्रिप्शन आया है। ठीक है, 16 महाधर्म पदार्थ का नाम दिए गए। अब जो 16 महाधर्म पदार्थ है, आप उसके नाम लिख लो, कैपिटल लिख लो, सब नहीं याद करना, मुझे इंपॉर्टेंट होगा वो याद। अब इसका जो एक्सटेंशन है, देखो कहाँ से कहाँ तक ये महाधर्म पदार्थ मिले इंडिया में। गंधार से लेके, गंधार कहाँ पे होता है? दैट इज कंधार। कंधार कहाँ पे है? दैट इज कंधार पाकिस्तान में है। श्योर? कंधार पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है? अफगानिस्तान की कैपिटल कहाँ है? काबुल। काबुल के पास ही है कंधार। कंधार आया था न्यूज़ में कुछ साल पहले, और कुछ साल पहले 1999 में आया था। 99 में इंडिया का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, IC-814 when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister and the date was 25 December 1999। इंडिया का एक प्लेन हाईजैक हुआ था और वो प्लेन हाईजैक करके उसको कंधार ले जाया गया था। काठमांडू से हाईजैक हुआ था, कंधार ले जाया गया था। निगोसिएशन हुआ, उस टाइम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे यशवंत सिंह। वो निगोसिएशन हुआ और इंडिया ने 4 टेररिस्ट को छोड़ा था इंडियन जेल से। तो कंधार ही गई थी। कंधार इज द प्लेस इन अफगानिस्तान। तो महाधर्म पदार्थ का जो एक्सटेंशन है वो कंधार से लेके अंग, अंग एक प्रोविंस है, अभी नाम बताएंगे महाधर्म पदार्थ में, जो ईस्टर्न बिहार में है, ईस्ट बिहार। अब देखो कंधार से लेके ईस्ट बिहार मतलब बंगाल तक, ईस्ट बिहार और बंगाल को टच करता है, वहां तक का एक्सटेंशन मिला है। ठीक, साउथ में गोदावरी के कोस्ट तक मिला है। इतना बड़ा इंडिया का एक्सटेंशन था उसका। आप उसका नाम लिख लो, काशी। 16 महाधर्म पदार्थ का आप नाम लिखिए, आप ऐसे लिख लो, महाधर्म पदार्थ का नाम, कैपिटल, इसकी कैपिटल पूछी जाती है, इसकी कैपिटल कहाँ थी, और इंपॉर्टेंट इवेंट्स या इंपॉर्टेंट रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर, इस महाधर्म पदार्थ के इंपॉर्टेंट रूलर कौन? ठीक है, आप सबसे पहले लिखो काशी। आप लोगों ने काशी का नाम सुना है? कहाँ पे काशी? इलाहाबाद में। काशी का ही नाम बनारस है। तो काशी के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे काशी महाधर्म पदार्थ था। ठीक है, काशी, और उसकी कैपिटल थी वाराणसी। कहाँ पे थी? वाराणसी। आप लोग गए हो बनारस? Why is it famous? काशी विश्वनाथ। सब लोग गए हो? सब लोग गए? मैं नहीं गया। मुझे वहाँ की भीड़ से डर लगता है, मुझे बहुत भीड़ होती है, बट जाए बहुत जरूरी है। हम लोग कहते शायद बुलावा नहीं आया। I don't believe in it, but शायद बुलावा नहीं आया। Okay, तो ये जो फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था, और हॉर्स ट्रेड के, हॉर्स मार्केट, हॉर्स ट्रेड। काशी, तो आपको मेनली 2 चीज याद रखनी है, काशी और उसकी कैपिटल वाराणसी। और इसी महाधर्म पदार्थ के बारे में आगे नाम लेंगे, बार बार नाम लेंगे। जब हम बुद्धिज्म करेंगे तो बताएंगे कि ये राजा लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड था, ऐसे कनेक्ट था। जैनिज्म में ये जैनिज्म से कनेक्ट था, महावीर से कनेक्ट था। सारे महाधर्म पदार्थ में एक करके डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज क्वेश्चन।
कोशर, कोशर। इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। आपने जहां पे कोशर लिखा ब्रैकेट में अयोध्या लिखा। अयोध्या, अयोध्या जानते हो आप लोग? यहाँ के बहुत ही पॉपुलर किंग थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे प्रसेनजीत। वेरी फेमस रूलर वाज प्रसेनजीत। ही वाज अ कोशर, प्रसेनजीत। और क्यों फेमस थे इनका नाम हम बुद्धिज्म में भी सुनेंगे। ये लॉर्ड बुद्धा के दोस्त थे, फ्रेंड थे। ठीक है, आप लिख लो ब्रैकेट में कंटेम्परेरी और फ्रेंड ऑफ बुद्धा। प्रसेनजीत वाज कंटेम्परेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा का यही टाइम है जब प्रसेनजीत क्वेश्चन में रहा। नेक्स्ट अंग, 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 अंग की कैपिटल थी चंपा। अंग, और अंग जो है यही ईस्ट बिहार में है, ईस्ट बिहार में। चंपा, अंग का नाम महाभारत में भी आया है कहीं पे, सुना आप लोगों ने? कहाँ पे आया अंग का नाम? महाभारत में। इसी का नाम था अंगराज, कर्ण। दुर्योधन ने कर्ण को यहीं का राजा बना दिया था, अंग का, तो ये उसको अंगराज। नेक्स्ट वज्जी, वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट संघ है वज्जी, वज्जी। वैशाली, इसकी कैपिटल थी वैशाली, वज्जी। वज्जी नॉर्थ बिहार में था, नॉर्थ बिहार में। एंड यू नो वेयर आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम, मैं कहाँ से पता है? मैं बिहार में, और ये मेरा ही एरिया था, यहीं पे है। माय डिस्ट्रिक्ट इज हियर ओनली। ये पूरा कई सारे कॉन्फेडरेशन। यहाँ का एक बहुत बड़ा फेमस राजा था, राजा विदेह, किंग विदेह, जिनकी कैपिटल मिथिला थी। आई एम फ्रॉम मिथिला। मेरा जो मदर टंग है मैथिली है, मेरे घर की लैंग्वेज मैथिली है। कतल है की करे की नाम है, ये मेरे घर की 24 घंटे की लैंग्वेज है, हिंदी, वहाँ की इंग्लिश। तो यही वज्जी एरिया है वैशाली। यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी है, आई बिलोंगिंग फ्रॉम मधुबनी। मधुबनी है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है, ये सारे मुजफ्फरपुर है। वैशाली एक्चुअली मुजफ्फरपुर जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे लिख लो जहाँ पे आपने लिखा इंपॉर्टेंट रूलर इज विदेह। विदेह कैपिटल इनकी की मिथिला, मिथिला। देन मल, अगला है मल, जो गोरखपुर रीजन में है। मल, मल का भी नाम आएगा बाबा आगे। मल ये गोरखपुर में है। गोरखपुर कौन से स्टेट में है? सबको पता है गोरखपुर क्यों फेमस है? योगी आदित्यनाथ का कर्म क्षेत्र है ना। मल, मल, मल। और जब हम लोग बुद्धिज्म करेंगे तो यहीं पे लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई। ठीक है, इसी जगह यही बताएंगे, कुशीनगर एक जगह है जहाँ पे उनकी डेथ हुई। अगला है चेदी, CHEDI। और प्लीज एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा माइंड में रखते जाना तो आपको अच्छा लगेगा समझते हैं। चेदी, चेदी 16 मार्च 2001 था।
जिसकी कैपिटल थी सुक्तिमती। सुक्तिमती। और ये ईस्टर्न बुंदेलखंड में, ईस्टर्न बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एरिया पता आपको कहाँ पे है? यहाँ पे, हाँ, मध्य प्रदेश एंड साउथ यूपी। यूपी भी लगता है ना, जैसे यूपी का एरिया है, महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, बांदा है, ये सब बुंदेलखंड एरिया है। मध्य प्रदेश का भी लगता है। तो ये ईस्टर्न यूपी चेली है, सुक्तिमती इसकी कैपिटल है। एंड अगला है वत्स। वत्स इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंपॉर्टेंट कहते हैं तो जरा टिक कर लेना। काशी इंपॉर्टेंट है, कोसल इंपॉर्टेंट है, वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल आपको प्रतिज्ञा में मिलेगा। 7th इज और नेक्स्ट महाजनपदा इज वत्स। वत्स, वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। कौशाम्बी का नाम सुना है? कहाँ पे है? शायद हम लोग जहाँ भी हैं यही एरिया था वत्स का। कौशाम्बी नाउ इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। पहले वो इलाहाबाद का ही पार्ट वहाँ तक लगता है, फतेहपुर तक लगता है अगर कौशाम्बी। तो ये वही एरिया है वत्स, इसकी कैपिटल कौशाम्बी थी और ये इंपॉर्टेंट महाजनपद था। वत्स वॉज इंपॉर्टेंट। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे उदयन। इंपॉर्टेंट रूलर वॉज उदयन। ये रीजन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इलाहाबाद के आसपास का एरिया, इलाहाबाद के आसपास का कौशाम्बी। नेक्स्ट कुरु। कुरु हस्तिनापुर। कुरु की कैपिटल थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पे या कुरु एरिया कहाँ पे होगा? हस्तिनापुर का नाम सुना है? यस, हस्तिनापुर इज दिल्ली, मेरठ के आसपास का है। दिल्ली मेरठ एनसीआर। एनसीआर तो बहुत बड़ा होगा, एनसीआर में हरियाणा भी आ जाएगा, गुड़गांव तक आ जाएगा, बट ये एक्चुअली मेरठ और दिल्ली के आसपास का एरिया है। देन मत्स्य, कैपिटल विराटनगर। मत्स्य एरिया जरूर लिखते जाना आप लोग, तो माइंड में रहेगा कि किस जगह का। नेक्स्ट इज मत्स्य। मत्स्य द कैपिटल वाज विराटनगर। विराटनगर, मत्स्य की कैपिटल थी विराटनगर। एरिया जयपुर के आसपास का है। जयपुर कहाँ पे है? यस, जयपुर राजस्थान के आसपास है। देन पंचाल, कांपिल्य इज द कैपिटल। 10th इज पंचाल, कैपिटल है कांपिल्य। और एरिया है रुहेलखंड। किसी को पता है ये एरिया कहाँ पे लगता है? रुहेलखंड एरिया, बुंदेलखंड तो पता है, रुहेलखंड का बुंदेलखंड के पास नाम मिलता है इसकी, बहुत दूरी है, पास नहीं है। और यूपी का बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। हाँ, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। ये एक्चुअली एरिया है बदायूं बरेली वाला, बिल्कुल नॉर्थ यूपी है, और बुंदेलखंड साउथ यूपी है, बहुत डिस्टेंस है। तो रुहेलखंड इज एरिया नियर, लिख लो बरेली बदायूं। बरेली बदायूं का एरिया है। पंचाल, कांपिल्य इज द कैपिटल। अच्छा, इसमें पंचाल में ना 2 डिवीजन इसका मिलेगा आपको। 2 कैपिटल थी इसकी, ठीक है। एक तो कांपिल्य है जो
साउथ की थी, साउथ की थी, और नॉर्थ की, नॉर्थ पंचाल की कैपिटल आपको मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, नॉर्थ की कैपिटल मिलेगा आपको अहिच्छत्र में मिलेगा, अहिच्छत्र। एरिया आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ब्रैकेट में लिख दो, बरेली बदायूं वाला एरिया है जो आपका एरिया। नेक्स्ट इज सुरसेन, अगला भारत पदार्थ है सुरसेन। सुरसेन, सुरसेन की कैपिटल बता देंगे तो एरिया आपको पता चल जाएगा। इसकी कैपिटल थी मथुरा। मथुरा जानते हो क्यों फेमस है? लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है ना, यस, मथुरा। नेक्स्ट इज अश्मक, अश्मक, अश्मक। इसके नाम कैपिटल है पाटन या कोटली कहते हैं इसको, दोनों नाम मिलेगा आपको, पाटना और कोटली। और ये इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये सबसे सदर्न महाजनपद था, जितने हम महाजनपद में पढ़ रहे हैं उसमें सबसे साउथ में यही था, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। ये गोदावरी रिवर के बैंक में थी। गोदावरी रिवर जानते हो तो कहाँ पे है? गोदावरी रिवर के बारे में जानते हो, सुना है? कहाँ पे है? साउथ में, महाराष्ट्र में। साउथ के कुछ रिवर्स का नाम बताओ। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तुंगभद्रा, नर्मदा, तापी, ये सारे साउथ इंडिया के रिवर्स हैं। जब ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, रिवर्स डिस्कस करेंगे, आई विल टेल यू नॉर्थ इंडिया इज मेनली मेड ऑफ बाय 4 रिवर्स, इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। साउथ इंडिया के रिवर्स है, नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। So Godavari is very famous river of South India. This is also called dash, दक्षिण गंगा। साउथ की सबसे लंबी नदी है और इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। नॉर्थ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हमारी गंगा है, नॉर्थ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, जबकि इंडिया की सबसे लंबी नदी है तो साउथ की सबसे लंबी नदी गोदावरी। नेक्स्ट तो लिख लो सदर्न मोस्ट सेक्शन महाजनपद। यहाँ पे लिखा आपने इसमें ब्रैकेट में लिखिए सबसे दक्षिण का महाजनपद। जितने भी हम लोग 16 करेंगे तो सबसे दक्षिण में यही है। नेक्स्ट अवंती, अवंती, नेक्स्ट इज अवंती। अवंती नेक्स्ट सेक्शन महाजनपद इज अवंती। इट्स कैपिटल इज महिष्मती, महिष्मती। और यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत, इसका एरिया लिख लेना नियर उज्जैन। ये अवंती जो है वो उज्जैन के आसपास है। महिष्मती के लिए उज्जैन का ही नाम। उज्जैन, उज्जैन जानते हो आप लोग कहाँ पे है? कहाँ पे? एमपी, एमपी में, मध्य प्रदेश। व्हाई इज इट फेमस? महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सी नदी किनारे है उज्जैन? कोई नदी है वहाँ? और अभी कुछ दिन पहले उसके कॉरिडोर को मोदी ने इनॉग्रेट किया है, नया कॉरिडोर बनाया वहाँ। नेक्स्ट अवंती के बाद गंधार, गंधार इसको हम रब करते हैं ऊपर से रब करते। नेक्स्ट इज गंधार, अभी हमने नाम लिया था स्टार्टिंग में ही। दिस वाज द वेस्टर्न मोस्ट महाजनपद, सबसे
में सिचुएटेड यही है गंधार। और सबसे ईस्ट में कौन सी है? हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच होता है अंग, बिहार वाला। नाउ यू आर राइटिंग गंधार, गंधार। गंधार ब्रैकेट में लिखो अफगानिस्तान, एरिया इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग पेशावर, तक्षशिला, ये जो पाकिस्तान का एरिया इसी में है। इट वाज अ बिग मानव पदार्थ। तो तक्षशिला आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो अफगानिस्तान पहले, ठीक है। और इसकी कैपिटल लिखो गंधार की तक्षशिला। गंधार की कैपिटल ही थी तक्षशिला। तक्षशिला क्यों फेमस है? फेमस है क्या? नाम सुना है तक्षशिला का? कहाँ पे सुना है? बिहार में। और नालंदा का अफगानिस्तान में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा भी यूनिवर्सिटी थी। नालंदा इज इन बिहार बट तक्षशिला इज इन पेशावर और पाकिस्तान एरिया में है आज के लिए, जो गंधार प्रोविंस में था। तक्षशिला इसकी कैपिटल थी, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। और बड़े बड़े वहाँ पे स्कॉलर निकले यहाँ से, चाणक्य यहीं पे थे, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी फेमस। तक्षशिला यहाँ के दो इंपॉर्टेंट आचार्य के नाम लिख लो, स्कॉलर का नाम लिख लो, चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य का नाम सुना है ना? और दूसरा लिख लो पाणिनि। पाणिनि का नाम किसी ने सुना है? पाणिनि का नाम सुना आप लोगों ने? महर्षि पाणिनि बहुत फेमस है और संस्कृत व्याकरण की रचना इन्होंने की है। संस्कृत व्याकरण की स्टार्टिंग इन्हीं से होती है, महर्षि पाणिनि। पाणिनि PANINI, महर्षि पाणिनि बहुत फेमस है। और महाभारत में जो गंधारी थी वो यही थी, उन्हीं के नाम से गंधार स्टेट से गंधारी नाम पड़ा। कौन थी गंधारी? कौरव की मदर, दुर्योधन की मम्मी ना, धृतराष्ट्र की वाइफ, जिन्होंने अपने आप की पट्टी बांधी है। नेक्स्ट कंबोज, अगला है कंबोज। कंबोज कंबोज कैपिटल वॉज राजापुर। राजापुर इसमें कहीं मगध का नाम आया क्या? नहीं आया अभी तक ना। सबसे इंपॉर्टेंट मगध ही है, आगे जाके मगध ही सर्वाइव करेगा, बाकी सब गलत है। अगला लिखिए मगध। मगध मगध का एरिया पता है किसी को? मगध कैप्टन बता दे तब तो पता चली जाए। मगध यूनिवर्सिटी भी है, आज भी बहुत फेमस मगध यूनिवर्सिटी है। और एक ट्रेन चलती है इलाहाबाद से, मगध एक्सप्रेस। मैं उसे ट्रैवल करता हूँ, कानपुर से आती है। मगध बिहार में है, कैपिटल पटना है, पाटलिपुत्र है, ठीक है। मगध कैपिटल में आपको कहीं कहीं मेरी वज्र मिलेगा क्योंकि स्टार्टिंग की कैपिटल यही थी, ठीक है। और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पटना का नाम है। पटना कहाँ की कैपिटल है? बिहार। अर्लियर नेम वो पाटलिपुत्र, ठीक है। और यहाँ पे एक रूलर का नाम लिख लो, बिम्बिसार। बिम्बिसार नाम सुना है बिम्बिसार का? कौन था वो? बिंदुसार है, वो अलग है। ये अकबर के अशोक के पापा थे बिंदुसार, ये अलग है। नेम इज डिफरेंट, बिंबिसार एंड बिंदुसार। किसने? हाँ
शब्दों में हुआ, हम उसमें आएंगे। ये बिंबिसार है और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ अजातशत्रु, इनका बेटा था अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। ये हो गया आपके 16 महारत पदार्थ। इसमें से आप 4-5 का नाम बहुत अच्छे से याद रखिए। मगध का, ठीक है, मगध के बाद आप वत्स अच्छे से याद रखो, मल लिखा था मैंने, मल याद रखो, देन अवंती याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला लाइन आपको यही दिखाएंगे, इस 16 में से सारे लगभग खत्म हो गए, एक ने दूसरे को कैप्चर कर लिया, बाद में सिर्फ 4-5 सर्वाइव किए। Only 4-5 of the महारत पदार्थ survived, rest all were captured by others। ठीक, अब इसमें दो तरह की महारत पदार्थ थे। ये जो 16 महारत पदार्थ थे, इसमें कुछ में मोनार्की थी और कुछ में रिपब्लिक था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मोनार्की क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है? व्हाट इज मोनार्की? द स्टेट व्हिच इज रूल्ड बाय द किंग and king used to be the hereditary, राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब and so on। दूसरा होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या? रिपब्लिक क्या? किसी ने रिपब्लिक सुना है? क्या होता है? लीडर इज चूजन बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी क्या होता है? कंफ्यूज मत हो, यस यू आर राइट, यू आर राइट। डेमोक्रेसी रिपब्लिक एक ही चीज है, लगभग एक ही चीज है। रिपब्लिक में होता है, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज रिपब्लिक, इंडिया का डेमोक्रेसी होता है, रिपब्लिक ऑल्सो। थोड़ा सा एक टेक्निकल डिफरेंस है दोनों में, जब डिस्कस हो रहा है तो बताई देते थे ना। जब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि वी वांट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया को डेमोक्रेसी भी बनाना चाहते हैं, रिपब्लिक भी बनाना चाहते हैं। तो रिपब्लिक इज अ कंट्री ऑफ व्हिच हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। जिस राज्य का, जिस देश का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा वो रिपब्लिक होगा। और डेमोक्रेसी जहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट होगा। ब्रिटेन डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट है वो हेरेडिटरी है। राजा, अभी कौन है ब्रिटेन का राजा या रानी? किंग चार्ल्स। किसको सक्सीड किया उसने? एलिजाबेथ II, उसकी डेथ हुई ना रिसेंटली, और उसका बेटा राजा बन गया। क्या इंडिया में भी यही होगा कि नरेंद्र मोदी, सॉरी, द्रौपदी मुर्मू के बाद उनका बेटा राजा बन जाएगा राष्ट्र पर? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो क्यों? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग डेमोक्रेसी, वी आर नॉट हैविंग मोनार्की। इंडिया रिपब्लिक। हमारे जो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हमारे देश का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अभी आपने देखा रिसेंटली प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, द्रौपदी मुर्मू बिकेम द प्रेसिडेंट। 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर कोई और। तो रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट। एक थोड़ी सी और टेक्निकल डिफरेंस है, कभी हम पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के स्टेट थे, एक हो गया मोनार्की और एक हो गया रिपब्लिक। ठीक, अब इसमें कौन कौन से रिपब्लिक के जरा नाम देख लो, लिखना नहीं। वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट रिपब्लिक था, वज्जी। लिच्छवी, मल, अच्छा, now लास्ट में लिखो नीचे, out of these 16 महाजन पदार्थ, out of these 16 महाजन पदार्थ, 4 और वेरी पावरफुल, 4 ही सर्वाइव करती है, बाकी का आपको डिटेल नहीं है। 4 और वेरी पावरफुल, तो आपको ऑल 16 के डिटेल में नहीं जाना है। 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम लिख लो, मगध, वत्स, अवंती, कोशल। मगध, वत्स, अवंती, कोशल। मगध, वत्स, अवंती, कोशल। मगध, वत्स, अवंती, कोशल। So 16 महाजन पदार्थ टॉपिक है वो
आप लिखिए मगर, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानव पदार्थ है जो बचेगा दैट इज मगर, और मगर के अंदर ही इंडिया में फर्स्ट एम्पायर बनेगा। द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया विल बी फॉर्म्ड इन मगर अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से मौर्य डायनेस्टी बनेगी। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपने नाम सुना है चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य का, अशोक का, बिंदुसार का, सारे फैमिलियर नाम आएंगे। ठीक है, तो पहला आप लिख लीजिए मगर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में बिहार। अब बिहार बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली मैं अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन बताऊं तो वेस्ट नॉर्थ बिहार, नॉर्थ वेस्ट बिहार है बिहार। The founder was Jarasandh. The founder was Jarasandh. फाउंडर कौन है? जरासंध। जरासंध इनको फाउंडर माना जाता है मगध एम्पायर का। बट द रियल फाउंडर was बिंबिसार एंड अजातशत्रु। मैंने अभी नाम बताया था ना दोनों का। रियल फाउंडर का मतलब होता है जिसकी कंट्रोल में आने के बाद एम्पायर और पावरफुल बनाओ, रियल से पावरफुल बनाओ। ठीक है, तो रियल फाउंडर वाज बिंबिसार। बिंबिसार लिख लो, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बने से पढ़ेंगे बिंबिसार। So 2 points you have learned in Magadha. The first is the founder of Magadha dynasty was Jarasandh and the real founder was, जैसे हम लोग जब दिल्ली सल्तनत करेंगे, दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे कि 5 डायनेस्टी ने रूल किया था। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट इन इंडिया फ्रॉम 1206 से लेके और 1526 तक था। 320 साल का जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, उसका फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम सुना है? जो स्लेव डायनेस्टी फाउंड करता है, 5 डायनेस्टी स्लेव, तुर्की, तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन रियल फाउंडर माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का इल्तुतमिश को। वो हम जब करेंगे Now, next point. The first dynasty, इसका जो पहला डायनेस्टी था, उस डायनेस्टी का नाम लिखो हरियर डायनेस्टी। The first dynasty which ruled Magadha is हरियर डायनेस्टी, और इसी में आएगा मौर्य डायनेस्टी, इसी में आएगा गुप्ता डायनेस्टी। अब सारे डायनेस्टी इसी मगध में रूल करेंगे। The first dynasty is हरियर डायनेस्टी। कैपिटल वॉज राजगीर। मगध की जो कैपिटल थी, कैपिटल कहाँ थी? कैपिटल वॉज राजगीर। राजगीर आज भी बहुत फेमस जगह है बिहार में, राजगीर। और कहते हैं राजगीर को कैपिटल बनाने के पीछे जो लॉजिक था, इट इज सराउंडेड बाय 7 हिल्स। पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह है, तो वहां पे अटैक करना, पहुंचना बहुत डिफिकल्ट था। इट वॉज जोग्राफिकली वेरी सेफ। ठीक है, तो राजगीर वॉज द कैपिटल। नेक्स्ट, अब इसमें हरियर डायनेस्टी का पहला रूलर का नाम लिखिए बिंबिसार। जो पहला रूलर है बिंबिसार, अभी हम उसका बार बार नाम ले रहे हैं। और बिंबिसार के बहुत सारे पॉलिसीज आप देखोगे कि इंडिया में बहुत बाद तक रूलर्स यूज करेगा। ठीक है, कई सारे ऐसी चीजें उन्होंने स्टार्ट करेंगी। बिंबिसार का टाइम है 554 to 492 BC। 554 to 492 BC। और BC की डेट रिवर्स चलती है, ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, कई क्लासेस में बताया है। BC में डेट उल्टा चलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा।
जैसे अभी हम लोग 80 में हैं तो 2021, 22, 23, 24 ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, बट BC में नीचे की तरफ आएगा 554 से लेके 492 तक, क्योंकि हम लोग जीरो की तरफ आ रहे हैं। तो ये वो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ बिंबिसार। द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। कहा जाता है बिंबिसार इंडिया का पहला राजा था, रूलर था, जिसके पास अपनी आर्मी थी। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू हैव स्टैंडिंग आर्मी, पहला इंडियन रूलर है जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब आर्मी रेडी टू फाइट अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग। नेक्स्ट, और ये पीछे भी आप लिख चुके हैं, दोबारा लिखना चाहें लिख लीजिए। ये बुद्धा के कंटेम्परेरी थे, लॉर्ड बुद्धा के कंटेम्परेरी थे, उनके साथ में थे, एक ही टाइम के थे। इन्हीं के टाइम में लॉर्ड बुद्धा हुए, ठीक है। He defeated अंग। जब ये राजा थे मगध के, इन्होंने अंग को हराया था। अंग इस बिहार का स्टेट था, चंपा उसकी कैपिटल थी। अंग के राजा को हराया था। अपने मगध एम्पायर को वेस्ट बिहार से भी आपने लिखा है कि मगध वेस्टर्न बिहार का पार्ट है, ईस्ट बिहार तक एक्सटेंड किया, अंग तक लिखा। और इन्होंने इंडिया में पहली बार मैट्रिमोनियल अलायंस स्टार्ट किया। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है? मैट्रिमोनियल मतलब इन्होंने शादी को एक टूल बनाया अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने का, ताकतवर बनाने का, कि हम अपने फैमिली के, अपने बेटे की, बेटी की शादी, अपनी शादी वहीं करेंगे जहाँ का राजा मजबूत होगा या जिससे मुझे हेल्प मिलेगा। दिस इज कॉल्ड मैट्रिमोनियल अलायंस। और कई सारे राजा आगे रूल करेंगे, यही पॉलिसी फॉलो करेगा। आप देखेंगे मौर्य डायनेस्टी में भी, गुप्ता डायनेस्टी में भी बहुत सारे राजा ऐसी जगह अपने बेटे या बेटी की शादी करेगा जो पावरफुल एम्पायर होगा, जिससे हमारी दोस्ती हो जाए, रिलेशन हो जाए। तो ही स्टार्टेड मैट्रिमोनियल अलायंस सिस्टम इन इंडिया। देखो, स्टार्टेड ही स्ट्रेंथेंड हिज एम्पायर विद द मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल अलायंस का योग समझ आ गया है। ही स्ट्रेंथेंड हिज एम्पायर विद मैट्रिमोनियल अलायंसेस। और इनकी 3 शादियां हुई थी, 3 जो वाइफ थी, तीनों 3 अलग अलग राजा के फैमिली से था। तो बाय दैट ही मेड गुड रिलेशन विद हिम। अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख लो। एक उनकी वाइफ थी कौशल की, जिसका नाम था महाकोशला देवी। वो सिस्टर ऑफ प्रसेनजित थी। प्रसेनजित कौशल का राजा था, तो कौशल का राजा प्रसेनजित की सिस्टर से इनकी शादी हुई। तो कौशल तो वैसे ही फ्रेंड बन गया, ना अगर कौशल से इसकी शादी हो रही है। तो महाकोशला देवी, इनकी वाइफ का नाम है कोशला देवी। ये कौन है? सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौन है? किंग ऑफ कोशल। ये कोशल के राजा। अंडरस्टूड? तो अब मगध अंक ऑलरेडी जीत चुके हैं, कोशल से दोस्ती हो गई है। अब कितना मजबूत हो गया होगा? आगे लिच्छवी। लिच्छवी फैमिली में भी इनकी शादी, तो लिच्छवी से भी दोस्ती हो गई। लिच्छवी की जिनकी वाइफ थी चेरन नाम था, मत नाम लिखो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है, इनके फिजिशियन थे जीवन, बहुत नाम आता है, लिखो। फिजिशियन क्या होता है? फिजिशियन क्या होता है? फिजिशियन नाम क्या होता है? फिजिशियन माने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। इनका फिजिशियन था जीवक। जीवक का नाम बहुत आता है। और इन्होंने जीवक को, ये इंसिडेंट पूछा जाता है, जीवक जो इनके फिजिशियन थे उनको इन्होंने भेजा था एक राजा को ट्रीट करने, और वो राजा इनका दुश्मन था। अपने फैमिली डॉक्टर को भेजा तो उस राजा को ट्रीट करने के लिए। उस राजा का नाम लिखो, पूछा जाता है। ये इंसिडेंट बहुत पूछे जाते हैं। राइट ऑन। He sent his personal physician Jeevat to his rival चंड प्रद्योत महासेन ऑफ उज्जैन। चंड प्रद्योत आपने लिखा है उज्जैन में। चंड प्रद्योत की ट्रीटमेंट के लिए चंड प्रद्योत
जो उज्जैन का राजा था, इसके ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने जीवक को भेजा था, अपने फिजिशियन को भेजा था। आज चंद प्रद्युम्न वाज हिज एनिमी। क्यों एनिमी था? मगध के इंपॉर्टेंट राजा हैं और उस टाइम उज्जैन का ये इंपॉर्टेंट राजा, इनको हराना मुश्किल था। दोनों पावरफुल, इक्वली पावरफुल, तो राइवलरी थी। और बीमारी क्या थी? जॉन्डिस। देखो, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए भेजा। नेक्स्ट, विद दिस बिम्बिसार इज ओवर। बिम्बिसार में से ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं करना है। आपने 2-3 चीज लिखा। बिम्बिसार रियल फाउंडर है डायनेस्टी का, ठीक है। मगध का फाउंडर था जरासंध, लेकिन रियल फाउंडर बिम्बिसार है। बिम्बिसार ने अंग को हराया, प्लस अंग को हराने के बाद इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस से अपने स्टेट को एम्पायर को पावरफुल बनाया। कौशल से रिश्ता बनाया इसने, चेदी से, उसके बाद लिच्छवी से, एंड विद द मैट्रिमोनियल अलायंसेस स्ट्रेंथन हिज एम्पायर। His physician जीवक was sent to Ujjain to चंद प्रद्युम्न। बस इतना काफी है बिम्बिसार में। अब बिम्बिसार का बेटा बहुत पावरफुल रूलर है, उसका नाम है अजातशत्रु। अगला रूलर है अजातशत्रु। और अभी एक इंसिडेंट बताएंगे आप लोगों को मेडिकल हिस्ट्री का एक। अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में हैं, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे हैं। अजातशत्रु नाम लिख लिया? अजातशत्रु वर्ड का मतलब होता है द वन हु इज हैविंग नो एनिमी। अजातशत्रु, जिसका जन्म से ही कोई दुश्मन ना हो, इतना पावरफुल अजातशत्रु। इसका टाइम है 492 to 460 ईस्वी। अजातशत्रु का टाइम है 490 का बेटा था, 460 ईस्वी। अजातशत्रु was the next ruler after Bimbisar from 492 to 460 BC। और ये राजा बनने के लिए इसने अपने फादर को मार दिया। He killed his father to become the king। क्या मेडिवल में ऐसा कोई इंसिडेंट आता है? मारा नहीं हो, अरेस्ट कर लिया हो, जेल में डाल दिया हो राजा बनने के लिए? किसने अपने फादर को जेल में डाल दिया? मुगल एम्पायर ने। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया था, आगरा के जेल में डाल दिया था। Yes, he put his father Shahjahan in jail. इसलिए he killed his father to become the king। अजातशत्रु। अजातशत्रु killed his father to become the king। अब देखो, बिम्बिसार ने कोसल के राजा की बहन से शादी की। क्या नाम था कोसल के राजा का? प्रसेनजित की बहन से शादी की थी, महाकोसला देवी से। अजातशत्रु ने, अब जब अजातशत्रु अपने बाप को मारेगा तो प्रसेनजीत से इसका कैसा रिलेशन होगा? प्रसेनजीत के जीजा को इसने मार दिया ना, ध्यान से समझना। अजातशत्रु बिम्बिसार को मार रहा है और बिम्बिसार की शादी हुई है प्रसेनजीत की सिस्टर से, और प्रसेनजीत बहुत पावरफुल राजा है कोशल का। तो अब अजातशत्रु का मामा हुआ प्रसेनजीत, तो मामा और भांजे का कैसा रिलेशन? कैसा रिलेशन होगा? यहाँ पे बनेगी नहीं बनेगी, दुश्मनी होगी, क्योंकि इसने फादर को मारा है। तो प्रसेनजीत वाज वेरी एंग्री बिकॉज़ ही किल्ड हिज फादर। तो प्रसेनजीत वांटेड टू फाइट विद हिम, डिफीट हिम, कैप्चर हिज एम्पायर, बट ही वाज वेरी पावरफुल एंड ही डिफीटेड हिम। देखो, ही डिफीटेड हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत एंड कैप्चर्ड कोसल। अब इसने अपने मामा को हरा के, और इंडिया में मामा भांजे का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा ना, कई सारे कहा जाता है कि मामा भांजे का रिश्ता, महाभारत, कंस। तो he defeated his maternal uncle Prasenjit and captured Koसल। तो बिम्बिसार के टाइम तक तो अच्छे रिलेशन थे, जरूरत ही नहीं थी लड़ने की, बट अजातशत्रु के टाइम लड़ाई हुई और अजातशत्रु कैप्चर्ड कोसल। इसके लिए बहुत चैलेंज था वैशाली को कैप्चर करना। अभी हमने वैशाली का नाम लिया था, कहाँ पे? वैशाली की कैपिटल नॉट बिहार, कैपिटल कहाँ थी? वैशाली कैपिटल थी। कौन सी? लिच्छवी, वज्जी संघ की कैपिटल। अब ये चूंकि कॉन्फेडरेशन, एक स्टेट नहीं था, कई राजाओं का एक संघ था, समूह था, 7-8 राजाओं का ग्रुप था, जिसमें एक आपने विदेह लिखा होगा या मैत्री लिखा होगा, मैत्री लिखा है।
अब इनको हराना बहुत मुश्किल था क्योंकि कई राजाओं में समूह था। तो इसने डिप्लोमेसी यूज की, चालाकी से यूज की। अब अभी हम दो इसके मिनिस्टर का नाम बताएंगे। अजातशत्रु के दो बहुत इंटेलिजेंट मिनिस्टर थे। इसने वर्ची संघ में फूट डाला, राजाओं को आपस में लड़ा। जब आपस में लड़ेंगे कमजोर होंगे आसानी से कैप्चर कर लेगा। तो वर्ची और यहाँ को कैप्चर करने के लिए वर्ची को 16 साल तक लड़ता रहा अजातशत्रु। 16 years he kept fighting, and finally, with the help of his two ministers, diplomatic policy, he won Vaishali. To capture Vaishali, he fought for 16 years. With the help of his diplomatic ministers, Sunidha and Vatsakar. Sunidha. With the help of his two diplomatic ministers, Sunidha and Vatsakar, he captured Vaishali. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया ये। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, लॉर्ड बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज टाइम। इसी के टाइम में लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई। बिंबिसार के दोस्त थे लॉर्ड बुद्धा, तो अजातशत्रु के टाइम में ही लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई। एग्जैक्टली मैं डेट बताऊँ तो शायद 483 या 463 लॉर्ड बुद्धा की डेथ था। चलो मैंने अभी डिस्कस एग्जैक्ट डेट। तो ही डाइड ड्यूरिंग हिज टाइम। अब 483 एग्जैक्ट डेट है 483। लॉर्ड बुद्धा के डेथ की डेट है 483 BC। अब एक 483 BC बीच में आएगा ना, तो अजातशत्रु के टाइम इनकी डेथ हुई। और अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराया। देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय अजातशत्रु। बुद्धिस्ट काउंसिल आप 4 पढ़ेंगे, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है। जो फर्स्ट था वो अजातशत्रु के टाइम में हुआ। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय ड्यूरिंग टाइम ऑफ अजातशत्रु। इसने 2 वेपन स्टार्ट करी थी जिसकी वजह से इसको बहुत हेल्प मिला था लड़ने में और दूसरे राज्यों को जीतने में। उस 2 अस्त्र के नाम लिख लो। दोनों अस्त्र के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक है महाशिलाकंटक, 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 और दूसरा है रथमूषक। ये महाशिलाकंटक क्या था? बड़े बड़े पत्थर को फेंकने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था इसने। उसके हेल्प से बड़े बड़े पत्थर को फेंका जाता था, फोर्स के साथ फेंका जाता था। तो जहाँ फेंका जाता था इजीली उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। ठीक है ये। और दूसरा एक रथमूषक उनका एक स्पेशल चैरियट था, रथ था, जिसकी हेल्प से उनको बहुत हेल्प मिला दूसरे राजाओं को हराने। जैसे आप लोगों ने कैप्चर वीडियो देखा है, जो लोग चिड़िया को मारते हैं पत्थर लगा के ऐसे, क्या कहते हैं उसको? हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, बुलेटी, बुलेटी कहते हैं ना, बुलेर, बुलेर, हाँ बुलेर कहते हैं, शायद मैथिली में बुलेटी कहते हैं। कई बार हिंदी और मैथिली वर्ड ओवर हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि मैं मैथिली बोल रहा हूँ हिंदी बोल रहा हूँ। तो बुलेर होता है, लगा कर बड़े बातें। ऐसा ही ये इंस्ट्रूमेंट था जिसे बड़े बड़े पत्थर रख के ताकत से खींच के मारा जाता है। तो एनिमी पे जैसे ही गिरेगा तो बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। एंड रथ दूसरा वाज स्पेशल टाइप ऑफ चैरियट। अब अगला रूलर है कुदिया। अगला रूलर है कुदिया। अजातशत्रु के बाद कुदिया।
QDAYAN 460 to 444. Udayan is the next ruler. 460 to 444. Udayan. He was the son and successor of Ajatasattu. He was the son of Ajatasattu. ये अजातशत्रु का बेटा है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और उदयन का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, he shifted capital of Magad from Rajgir to Patliputra. देखो, he shifted capital of Magad from Rajgir to Patliputra. जो आज का पटना है, तो he is the ये पूछा जाता है कि who shifted the capital from Rajgir to Patliputra. So it is Udayan who shifted capital of Magad from Rajgir to Patliputra. एक उदयन का नाम कहीं और भी आ रहा है, ये दूसरा है। बस अब इसके बाद मगध डायनेस्टी की जो रूलर है, दूसरे रूलर है वो वीक है, मगध की हरियन डायनेस्टी का, और हरियन डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म होता है। ये तीन रूलर आपको हरियन डायनेस्टी का करते हैं। इसके बाद अगला डायनेस्टी जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है मगध का, अगला डायनेस्टी का नाम लिखिए शिशुनाग डायनेस्टी। तो हरियन डायनेस्टी में आपको तीन रूलर याद करना है, बिंबिसार लगभग याद हो गया सबको, अजातशत्रु एंड उदयन। अब उदयन के बाद धीरे धीरे इसके वीक रूलर बने एंड द हरियन डायनेस्टी एंडेड। आफ्टर दैट द नेक्स्ट डायनेस्टी इज शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग और शिशुनाग डायनेस्टी का ओवरऑल टाइम है 412 से लेकर 344। 412 से 344 लगभग हम लोग मौर्य डायनेस्टी के पास आने वाले हैं। सिर्फ 10 साल का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में फाउंडर वॉज शिशुनाग। इस डायनेस्टी के फाउंडर है शिशुनाग। He defeated Chandrapradyot of Avanti. He defeated Chandrapradyot of Avanti. Chandrapradyot of Avanti. अवंती के राजा को हराया था इन्होंने। पहला रूलर आपको डायनेस्टी का लिखा है शिशुनाग। दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर है डायनेस्टी का नाम ये है, ऑर्डर ये है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर है जिसके बारे में एक पॉइंट पूछा जाता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज कालाशोक। और पूछा जाता है कालाशोक। ये शिशुनाग डायनेस्टी के हैं कालाशोक। He convened the second Buddhist council. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो इन्हीं के टाइम में हुआ था। पहला किसके टाइम में हुआ था? अजातशत्रु के टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के टाइम। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं इंपॉर्टेंट। एक पहला हो गया अजातशत्रु के टाइम में, दूसरा कालाशोक, तीसरा आप देखेंगे अशोक के टाइम में, ठीक है, और चौथा होगा कनिष्क के टाइम में। ठीक, बस इस डायनेस्टी में आपको 2 पॉइंट याद रखना है, शिशुनाग और कालाशोक। अगला डायनेस्टी का नाम देखो, शायद आपको सुना होगा, नंदा डायनेस्टी।
Nanda dynasty. Nanda dynasty का टाइम है 344 to 323. 344 to 323. इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य dynasty ना. तो फाउंडर वॉज महापद्मनन. इस डायनेस्टी का फाउंडर है महापद्मनन. कौन है फाउंडर? महापद्मनन. He was the founder of this dynasty. He captured Kosal and Kalinga. He captured Kosal and Kalinga. He captured Kosala and Kalinga. कोसला किसके अंडर में था अभी तक? पहले इसको अजातशत्रु ने जीता था ना. He captured Kosala and Kalinga. Kosala and Kalinga. And this dynasty is considered the first non-Kshatriya dynasty. देख लो, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी. नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी. अब जो आप लोग जिन रूलर को जानते हो, घनानंद, घनानंद इज द नेक्स्ट रूलर. He is the last ruler of Nanda dynasty. Chandragupta Maurya, with the help of Chanakya, defeated him. Chandragupta Maurya, with the help of Chanakya, defeated him and started Maurya. तो नंद डायनेस्टी को हम लोग सीधे मौर्य डायनेस्टी पे आएंगे. तो आप धनानंद के बारे में लिख रहे हैं कि वो द लास्ट नंदा रूलर. Was defeated by Chandragupta Maurya with the help of his teacher Chanakya. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इनके टाइम में हुआ है क्या? हाँ, इंसल्ट किया था तो he decided to take the revenge. हम उस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं और दूसरी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं. इनके टाइम में फॉरेन एग्रेशन हुआ था, फॉरेन अटैक हुआ था. अलेक्जेंडर का अटैक इन्हीं के टाइम में. जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था मैसिडोनिया का, उन्होंने इंडिया में इन्हीं के टाइम में अटैक किया था, धनानंद. और अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज अ वेरी एम्बिशियस रूलर एट द एज ऑफ वेरी अर्ली एज. 20 साल के लिए वांटेड टू कैप्चर एंटायर वर्ल्ड. उसका एम्बिशन था एंड ही ऑलमोस्ट सक्सीडेड. कहते हैं अलेक्जेंडर अपने लाइफ में कभी कोई लड़ाई हारा ही नहीं, पूरी दुनिया को जीतता हुआ आ रहा था. फिर किसी ने बताया कि भारत में बहुत बड़ा एक राजा है एंड एक्चुअली धनानंद वाज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल. He wanted to capture that and to do that he attacked India. और जो रावी नदी है उस नदी को क्रॉस करके उसकी आर्मी इंडिया की तरफ बढ़ रही थी. एक बहुत पावरफुल राजा के नाम बताएंगे आपको, पौरुष, जिसको पुरु मिलता है. उसका डिस्क्रिप्शन आपको राजा पुरु मिलता है कई जगह. उससे नंदा डायनेस्टी की अलेक्जेंडर की आर्मी की लड़ाई होती है और बहुत ही ब्रेवली वो फाइट करता है. छोटी सी आर्मी, छोटा सा राजा था कश्मीर के पास, पुरु, जिसे बहुत तेज लड़ाई होती है. उस लड़ाई में पुरुष हार जाता है और वो हार जाता है. बट अलेक्जेंडर की आर्मी को इंडिया की ब्रेवरी की थोड़ी सी टेस्ट मिलती है वहाँ. जब छोटा सा राजा इतना टफ फाइट दे सकता है, वो राजा जो बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ी आर्मी है, वो कैसा होगा? एक पॉइंट. इसका मतलब ये नहीं कि अलेक्जेंडर डर के भाग गया वहाँ से. ही वॉज नॉट अ डरपोक राजा. बट कहते हैं कि उसकी आर्मी में रिवोल्ट. अब उसकी आर्मी बहुत टाइम से निकली थी पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करने के लिए. एक होम सिकनेस होता है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी स्टार्ट मिसिंग आवर हाउस. मम्मी की याद आने लगती है ना. जब आप घर से कुछ दिन बाहर रहो, बाहर का खाना खाओ, होटल का खाना खाओ, रेस्टोरेंट का खाना खाओ, तो मम्मी के हाथ के खाने की याद आने लगती है. होम सिकनेस होने लगता है. His army started revolting due to the home sickness. So Alexander decided to withdraw from here. He did not come to India and he did not have any conflict directly with Hana. दोनों के ऊपर लड़ाई नहीं. तो आप इसमें लिख लो. Alexander attacked India in 326 BC.
अलेक्जेंडर अटैक इंडिया इन 326 BC और यही इनका टाइम है धर्मानंद का। Had conflict with a local ruler Kuru. Alexander के बारे में आप लिख रहे हैं, Alexander had conflict with a local ruler Kuru on the bank of Ravi river. On the bank of Ravi. अब डिटेल नहीं दिखा रहे थे, कुरु को हरा दिया वहां से उसके आगे वापस चली गई। कुरु को हराने के बाद आपको सही का ब्रेवरी ऑफ कुरु उसके बहादुरी से इतना वो खुश हुआ कि उसके राज को वापस कर दिया। इट इज नॉट कैप्चर हिज एम्पायर। देन अब अगला हेडिंग लीजिए मौर्य में हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम। मौर्य आपको इतना डिटेल से आपने डिस्कस करेंगे, मौर्य डिटेल टॉपिक है। आप एक लिखो नीचे पॉइंट कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मगध। ये जो 16 महाद्वीप बना उसमें मगध ही क्यों बना था, दूसरा क्यों नहीं है? तो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मगध? मगध के राइज का कारण क्या? पहला लिखो ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन जो पटना है, मगध का जो एरिया था, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। जो मगध पाटलिपुत्र है वो गंगा और सोन की कॉन्फ्लुएंसेस पे है। तो गंगा और सोन दोनों रिवर के आसपास का एरिया बहुत फर्टाइल एरिया था, एग्रीकल्चर के बहुत अच्छा था। अभी भी जो यूपी है, बिहार है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे होते हैं। तो situated on the bank of Ganga and Son river, it was a very fertile, it had a very fertile plain, good for agriculture. तो पहला पॉजिटिव पॉइंट हो गया मगध के लिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे होते थे। एग्रीकल्चर बहुत अच्छे होते थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा इकोनॉमिकली अच्छा होगा उसकी कंडीशन। उस टाइम में मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही था, बिजनेस था नहीं। So that was agriculturally a rich area, economically it was very powerful. Second point, availability of iron. दूसरा, पहला आपने लिखा एग्रीकल्चर, दूसरा लिखो आयरन। तुम लोगों को आयरन का प्रिंट पता है इंडिया में कहाँ कहाँ है? Which areas of India are very famous for iron? आयरन बेल्ट पता हो इंडिया में आयरन कहाँ कहाँ है? आयरन जानते हो ना? क्या होता है आयरन? लोहा ओर से निकलता है। कौन से आयरन के ओर होते हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सुना ये सब, साइनाइड। तो आयरन रिच इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन इंडिया में वो झारखंड बेल्ट में है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, और वही मगध का एरिया है। आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन है, 5 एरिया इंडिया में बहुत आयरन है। झारखंड, उड़ीसा बेल्ट, दुर्ग, बस्तर बेल्ट मध्य प्रदेश का बहुत आयरन है। कर्नाटक का बेल्लारी बेल्ट, बेल्लारी इज वेरी फेमस। रेड्डी ब्रदर्स बहुत फेमस वहाँ के माइनर्स हैं। रेड्डी ब्रदर्स का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ है, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी जब हुई थी, उसके जस्ट 1 महीने के बाद उस टाइम नए नोट नहीं मिलते थे, पुराने नोट तो बंद हो गए, बैन हो गए, इलीगल हो गए थे। और रेड्डी ब्रदर्स ने अपनी बेटी की शादी की थी, 1000 करोड़ रुपए शादी में खर्चा हुआ था नए नोट। इतने बड़े पैसे वाले तो वो माइनर्स है, उनका आयरन माइंस में का काम। बेल्लारी कर्नाटक का बहुत बड़ा। अगला बेल्ट है गोवा बेल्ट। गोवा का जो एरिया है वो भी आयरन के लिए बहुत फेमस है। ये 4-5 जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है उड़ीसा और झारखंड बेल्ट जो मगध एम्पायर का है। आयरन इनको मिल गया, और आयरन मिलने से बहुत सारी चीजें हुई थी। पहला, आयरन मिलने से उनको जंगलों को काटने में आसान हो गया। आयरन के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टूल बनने लगे, वेपन बनने लगे, तो जंगलों को काटना आसान हो गया। एग्रीकल्चर करना आसान हो गया, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट टूल इतने अच्छे बनने लगे कि एग्रीकल्चर और अच्छे से होने लगा आयरन की वजह से। तीसरा, आयरन के हेल्प से इतने अच्छे अच्छे वेपन्स बनने लगे, अस्त्र बनने लगे कि लड़ाई करना आसान हो गया इनके लिए। तो आयरन के हेल्प से इनको राइज करने में बहुत हेल्प। तीसरा कारण, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट। इस जंगलों में, यहाँ के जंगलों में बहुत सारे हाथी थे, और उस टाइम
हाथी का यूज, एलिफेंट का यूज लड़ाई में सबसे ज़्यादा होता था। अब देखोगे हाथी के बाद हॉर्सेस का टाइम आएगा, मुगल्स के टाइम में, मेडिवल के टाइम, बट उस टाइम सबसे ज़्यादा हाथी यूज होते थे, तो हाथी के पास बहुत ज़्यादा मिल गए थे जंगलों में। आपने 3 कारण लिखा है कि राइज का वाई मगर गॉट प्रोमिनेंट। पहला, ज्योग्राफिकल लोकेशन इनका एग्रीकल्चर एरियाज में था। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, आयरन बहुत ज़्यादा थे इनके स्टेट में, एम्पायर में। एंड तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट। चौथा लिख लो, एफिशिएंट रूलर। अब ये सब होते हुए भी बेकार होगा अगर राजा अच्छा नहीं होगा। यहाँ के जो राजा हुए वो सब एक से एक इंटेलिजेंट राजा थे। बिंबिसार को देख लो, अजातशत्रु को देख लो, कालाशोक को देख लो, उदयन को देख लो, नंदा डायनेस्टी को देख लो, so they all are very efficient rulers. The fourth reason is very efficient rulers. Efficient और intelligent rulers. ज़्यादा तो नहीं हो गया? बस एक छोटा सा एक लाइन का एक टॉपिक लिख लो, फॉरेन अटैक। इसी टाइम इंडिया में फॉरेन अटैक होना स्टार्ट हो गया। सब फॉरेनर्स अटैक, एक आपने अलेक्जेंडर का देखा, अलेक्जेंडर से पहले भी फॉरेनर्स इंडिया पे अटैक किया है। अलेक्जेंडर वाज नॉट द फर्स्ट फॉरेनर्स टू अटैक इंडिया, उससे पहले भी अटैक हुए, वो एक दो फॉरेनर्स अटैक। पहला अटैक इंडिया में होता है साइरस का, ही वाज अ पर्शियन रूलर, साइरस। साइरस का नाम आपने सुना है? फेमस नाम साइरस, सुना सुना लग रहा है ना? साइरस मिस्त्री का नाम सुना है? Yes. कहाँ पे? उनकी डेथ हुई है उस टाइम पे। अभी कुछ 6 महीना पहले उनकी डेथ हुई। कैसे डेथ हुई है? एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, कार में डेथ हुई है। वो गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे जा रहे थे, शायद नागपुर का, तो रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है। वो वेरी वेरी गुड बिजनेसमैन, वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। जब रतन टाटा रिटायर हुए थे, जब उन्होंने छोड़ा था, तो ही सक्सीडेड रतन टाटा। बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, तो लीगल वजह से फिर उनको हटा दिया गया। तो साइरस इन्हीं के नाम से इनसे रिलेटेड नहीं है, बट साइरस का पहला अटैक होता है इंडिया में। ही वाज अ पर्शियन रूलर। पर्शिया कौन सी कंट्री को कहते हैं? पर्शिया कौन सी कंट्री है आज के डेट में? ईरान। ईरान, पर्शिया। लिखो साइरस, द फर्स्ट फॉरेनर टू अटैक इंडिया, साइरस। साइरस पर्शियन रूलर है। उनका टाइम था 558 to 530 BC। 558 to 530 BC। A पर्शियन, he was the first foreigner to attack India। और ये देखो अलेक्जेंडर से लगभग 200 साल पहले अटैक कर रहे हैं। अलेक्जेंडर का टाइम आपने लिखा 332 के आसपास, बट he attacked India almost 200 years before। नेक्स्ट, इनके बाद अगला रूलर है डेरियस, DARIUS, जिन्होंने अटैक किया है। डेरियस 1, डेरियस 1 अटैक इंडिया in 516 BC। 516 BC। और ये इनका ग्रैंडसन था, साइरस का ग्रैंडसन था, ठीक है। और इनके बारे में हेरोडोटस लिखता है अपने हिस्ट्री में। हेरोडोटस का नाम सुना आप लोगों ने? और ये फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस और डेरियस ने पंजाब और सिंध का एरिया जीता था। लिख लो, डेरियस 1 captured some part of Punjab and Sindh। Darius I captured some part of Punjab and Sindh।
चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे हिस्ट्री। आई वाज थिंकिंग कि शायद बुद्धिज्म कवर हो जाए, जैनिज्म कवर हो जाए, बट करंट थोड़ा सा कर लो एंड देन आई विल फाइंड आउट द क्लास। 15 मिनट है करंट में डिस्कस कर लेंगे। करंट में इसलिए क्या क्या हुआ है, एवरीबॉडी नोस एक बहुत सिग्निफिकेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है एंड एवरीबॉडी शुड नो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग चेक करते रहो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट जब कुछ कहता है तो उसको जरूर देखो, जरूर उस न्यूज़ को रीड करो, किस न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं चलती। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस का बेंच होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी मैटर को रेफर करता है। किसी को पता है कौन सी केस की बात हो रही है? पेपर पर रीड किया वीक आप लोगों ने रीड किया है? कौन सी केस की मैं बात कर रहा हूँ? यस एग्जैक्टली। देखो द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द 5 जज बेंच, द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट gave a verdict to appoint EC and other election commission CEC, CECO, CEC, CEC and other ECs by a committee comprising of the 5 judges. Constitutional bench of Supreme Court gave a verdict to appoint election commission and chief election commissioner and other election commissioner by a committee comprising of कौन कौन होगा उस कमेटी में? प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और CJR, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहा है, देखो अभी क्या होता है, पहले अभी का सिस्टम समझो। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन कमीशन, अगर हम किसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, पॉलिटी का टॉपिक है, तो आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ अंडर आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि देयर विल बी अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बॉडी विच विल कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है वो 3-4 इलेक्शंस कराती है। सबसे पहले इंडिया का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराती है इलेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर का तो एग्जैक्टली आप पार्लियामेंट लोकसभा का कह लो, लोकसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा और विधान परिषद का, ये सारे इलेक्शन कमीशन कराता है। इसके अलावा भी कोई इलेक्शन होता है इंडिया में क्या? इसके अलावा भी कोई इलेक्शन होता है क्या? विलेज का होता है। जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन इंडिया में इलेक्शन कमीशन नहीं करता। फिर कौन कराता है? इंडिया में लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, अभी मेयर का इलेक्शन होने वाला है, स्टे लगा हुआ है इस टाइप का, तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं करा, तो फिर कौन कराता है? उसके लिए एक अलग से हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है, वो लोकल बॉडी का इलेक्शन का। बाकी जितने इलेक्शन होते हैं इंडिया में, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, ऑल इलेक्शन आर डन बाय इलेक्शन कमीशन। तो उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और मान लो एक सेकेंड के लिए इमेजिन करो कि इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग अंडर द प्राइम मिनिस्टर और द एग्जीक्यूटिव, इंडिया में फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? और इलेक्शन फ्री और फेयर होना कितना जरूरी है कंट्री के लिए, और है कि नहीं है? तभी तो अच्छे पॉलिटिशियंस आएंगे, तभी तो फेयर पॉलिटिशियंस आएगा। अभी का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम ये है कि प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट इज डिसाइडिंग हु विल बी द नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन, जिसको बना दे। और ये लोग कितने अच्छे और ईमानदार होते हैं, वी ऑल नो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी बट ओवरऑल। अभी एक इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए थे जो आज तक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर, आज ही रिजाइन की, आज ही उनकी चेकिंग हो गई, मॉनिटरिंग हो गई, सारा कुछ उसका चेक हो गया, आज ही उनका इलेक्शन कमीशन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? और ये मैटर क्या सुप्रीम कोर्ट किसे चैलेंज कर दिया होगा, आज उनको रिटायर कराया जा रहा है, आज ही उनको इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रॉपर डिटेल सुनवाई करी, और कल परसों जो 2 दिन पहले जजमेंट आया है
अब इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा वो एक सेपरेट इलेक्शन कमेटी करेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी का जो लीडर होगा वो होगा, और CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये कब तक रहेगा? जब तक पार्लियामेंट इसको लेके कोई अलग से लॉ नहीं बना। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे कि ये अलग से बॉडी बनाएगी, इलेक्शन करेगा, तब ठीक है। जब तक नहीं होता तब तक ये कमेटी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट करेगी। सही जजमेंट है कि गलत है? सही है, अच्छा जजमेंट है। दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब जो इसके क्रिटिक्स है, और कोई इंडिया में इतना आसानी से कहा जाएगा कुछ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अब क्रिटिक्स कह रही है तो अच्छी बात है कि आपने इलेक्शन कमीशन को कर दिया, आप ऐसे ही जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए भी कर दो। अब इंडिया में जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? जजेस करता है, कोलिजियम करता है, कोलिजियम में सारे जजेस होंगे। जब इलेक्शन कमीशन में आपने ये बॉडी बना दी, कमेटी बना दी, व्हाई नॉट जजेस? जजेस शुड आल्सो बी अपॉइंटेड बाय अ सेपरेट कमेटी जिसमें पॉलिटिशियंस भी हो, जजेस भी हो, और तो ये एक किस्म का पॉइंट आता है। लिख लिया ये। नेक्स्ट, और क्या हुआ अभी इसकी कुछ हुआ रिसेंटली? 3 स्टेट में इलेक्शन हुए। लिखो 3 स्टेट ऑफ इंडिया वेंट टू इलेक्शंस। नाम लिखो, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। Each state has 60 MLA seats। तीनों स्टेट में 60 विधानसभा की सीटें हैं। यूपी में कितनी है? 60 है। यूपी में कितनी है? 80 विधानसभा की सीट। I'm asking myself, how many seats यूपी विधानसभा has? यूपी में लोकसभा की कितनी सीट है? विधानसभा लोकसभा जानते हो हम लोग क्या होता है? क्या होता है लोकसभा विधानसभा? लोकसभा के इलेक्शन से क्या होता है? विधानसभा के इलेक्शन से क्या होता है? पार्लियामेंट का होता है जिसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी आएगी उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। विधानसभा के इलेक्शन में हर स्टेट में होते हैं, अपने अलग अलग स्टेट में। विधानसभा के इलेक्शन में विधानसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी आएगी उस पार्टी के लीडर को उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे यूपी में है तो यूपी में जो विधानसभा उसमें मेजोरिटी बीजेपी की है, बीजेपी के मेजोरिटी लीडर ने डिसाइड किया कि योगी आदित्यनाथ विल बी द चीफ मिनिस्टर, तो ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। कितनी सीट है यूपी विधानसभा में? दैट वाज माय क्वेश्चन। यूपी विधानसभा में आज की डेट में 404 सीटें हैं। 403 प्लस 1, अब 404 हो गई, 404 सीटें। और यूपी में सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। यूपी द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं 404। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं, 100 विधान परिषद की सीटें हैं। ठीक है, दिया। तो आपने लिखा नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय में 60 विधानसभा की सीटें, तीनों में 60। ठीक है, कौन सी पार्टी जीती है, कहाँ पे? पार्टी का नाम भी नहीं पता होगा आपको, नॉट मिनिस्टर का। लीव इट, ज़्यादा से आप चलो लेकिन ये याद रखना कि 60 सीटें हैं। नेक्स्ट, और क्या हुआ रिसेंटली? और कुछ हुआ इंडिया? जल्दी से वो एक अभी इंडिया में इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ G20। 1 साल के लिए इंडिया G20 की चेयरमैनशिप कर रहा है, तो सारे मीटिंग इंडिया में हो रही है। उस न्यूज़ को थोड़ा अच्छे से फॉलो करो, यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दैट। अभी G20 की मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई, मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। कौन से शहर में? प्रयागराज में, दिल्ली की, बैंगलोर। 2 मीटिंग हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर्स की और फॉरेन मिनिस्टर्स की। फॉरेन मिनिस्टर्स की दिल्ली में हुई है और फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैंगलोर में। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली and finance ministers meeting is held in Bangalore. Finance ministers meeting is held in Bangalore. Then और वहाँ पे क्योंकि हर देश के
ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बीबीसी इशू को रेज किया। क्या नाम है उस फॉरेन मिनिस्टर का? बीबीसी कंट्रोवर्सी क्या पता है आप लोगों ने? क्या है बीबीसी कंट्रोवर्सी? बीबीसी का नाम सुना है? क्या है बीबीसी? न्यूज चैनल, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज चैनल है, बहुत रिलायबल है। बहुत लोग पहले इसको बहुत रिलायबल मानते थे, अभी भी मानते हैं, और एक ऑथेंटिक न्यूज देती है। कंट्रोवर्सी क्या हुई? कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, 10-15 दिन, 1 महीना पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इस पे प्राइम मिनिस्टर पे नरेंद्र मोदी, जिसमें गुजरात दंगे को लेकर कुछ सीन है, जिससे ऑब्जेक्शन है, उसको बैन करना है इंडिया में। दैट बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इज बैन, इट्स नॉट अलाउड। जिसको लेके कई जगह प्रोटेस्ट हुआ, कई यूनिवर्सिटीज़ ने जो मोदी के फेवर के अगेंस्ट में उसने देखा, उस मूवीज़ को हाईलाइट किया होता है। उसके 2-4 दिन के बाद जैसे इस मूवी को बैन किया, इंडिया में कंट्रोवर्शियल मूवी आई, बैन किया, 2-4 दिन बाद इनकम टैक्स का रेड हो जाता है बीबीसी के ऑफिस में। कुछ लग रहा है फिशी, कुछ गड़बड़ है। अभी तक कभी रेड नहीं हुआ, अभी तक कभी रेड नहीं हुआ, और किसी पर्टिकुलर लीडर पे एक मूवी आ गई, 4 दिन बाद इनकम टैक्स का रेड हो जाता है। तो वही इशू अभी ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने उठाया कि बीबीसी का रेड हुआ, दिस इज सप्रेसिंग द मीडिया, यू आर ट्राइंग टू सप्रेस और कंट्रोल द मीडिया। बट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का रिबल्टन था, काउंटर रिप्लाई था कि एवरीबडी इन इंडिया विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड। अगर आप कुछ गलत करें तो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो उस फॉरेन मिनिस्टर का नाम लिख लीजिए, यूके फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवर्ली। जेम्स, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स का नाम याद रखो, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं। जेम्स क्लेवर्ली raised the BBC controversial issue, raised BBC income tax rate issue, जैसे अपने हिसाब से लिखो, raised BBC income tax rate issue। Next, I have written a name, Christopher Wray। अब ये कौन है? क्रिस्टोफर रे, किसी नाम सुना है? ये अमेरिका के FBI के डायरेक्टर है। देखो, FBI डायरेक्टर, FBI क्या है? FBI क्या है? FBI, इसका फुल फॉर्म है FBI। He is the director of FBI। FBI का फुल फॉर्म क्या है? CBI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। F इज फेडरल, बाकी वही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंडियन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FBI इज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ अमेरिका। इसके डायरेक्टर ने ये भी कहा है, क्रिस्टोफर रे ने कहा है, ये जो पैंडेमिक आया था, कोविड पैंडेमिक, याद है आप लोगों को? भूल गए, माइंड से निकल गया, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ ना, सबके माइंड में था ना। तुम लोग घूम रहे होगे शहर गलियों में, रोडों पे तो निकले, वी आर गोइंग लॉक ऑलमोस्ट पर ही जाना, एक साल पहले सब घर में बंद है। कैन यू इमेजिन? अब सोच जरा पीछे जाके फ्लैशबैक में समझो, हम लोग 1 साल घर से ही नहीं निकले तो तुम लोग नहीं निकले। मैं उस टाइम मुझे किसी काम से, जब लॉकडाउन हटा था तो आना पड़ा था, क्योंकि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, कानपुर में घर है, मुझे आना पड़ा था प्रयागराज स्टेशन पे। जब उतरे हैं तो लिटरली स्टेशन पे डर लग रहा था, पूरे स्टेशन में वो अकेले थे, और उस टाइम तो वो ये लोग मार्क कर देते थे, मार्क था ऐसे हॉस्पिटल बोल देंगे, इधर से जाओ, इधर से नहीं जाओ, तो रोड पे निकलने में डर लग रहा था लिटरली। अगर आप उस टाइम रोड पे, किसी भी रोड पे निकल जाओ, इतना सन्नाटा, बिल्कुल डर लग रहा था, पता नहीं क्या हो। तो ये कि ये जो पैंडेमिक आया था, कोविड पैंडेमिक, ये लैब एक्सीडेंट के कारण हुआ। वो चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, चाइना के लैब में एक्सीडेंट हुआ था, बाय मिस्टेक लीक हुआ था, वहीं से लिखा। लिख लो, FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे said the pandemic was due to the accident in lab। ज़्यादा टाइम हो गया, what I heard, बस 5 मिनट और, maybe the train may be in the subject। Just, so he said that pandemic, COVID pandemic was due to the lab accident। ठीक है, next, 2 न्यूज़ और लिखे, then we will write।
एक और लिखो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला गया है। किस डिस्ट्रिक्ट का और क्या बनाया गया? औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया? औरंगाबाद लिखो। और क्या? शाहबाजी। यस लिखो। Aurangabad's name is changed to संभाजी नगर। संभाजी नगर। अब ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि संभाजी कौन थे? बनता है कि नहीं बनता? अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अब पूछा भी जा सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हुआ है। तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया। अभी संभाजी कौन थे? और औरंगाबाद भी बहुत फेमस जगह है। औरंगाबाद जब लोग मेडिकल स्टडी करेंगे तो औरंगाबाद में आएंगे, बार बार आएंगे। औरंगजेब से रिलेटेड है, औरंगजेब की डेथ वहीं हुई है। दैट्स व्हाई द सिटी इज नेम्ड औरंगाबाद। अब ये संभाजी कौन थे? एक लाइन लिख लो। ही वाज द सन ऑफ शिवाजी। He was son of Shivaji, arrested by Mughals in 1689. He was arrested by Mughals in 1689. 1689 औरंगजेब के टाइम। ठीक है? Then, so here it is Sambhaji was the son of Shivaji. She was arrested by Mughals in 1689. Last news article लिखो। अभी रिसेंटली इंडियन हॉकी टीम की कोच अपॉइंट हुए हैं। कौन? कौन? Craig Fulton is appointed as the coach of Indian hockey team, Indian men hockey team. Indian men hockey team. Craig Fulton, and his country you should remember is of South Africa. He is of South Africa. क्यों ये पॉइंट हुआ है? रिसेंटली इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, पता है आप लोगों को? इंडिया could not qualify in the last 8. तो जो कोच थे he had to resign and new coach is appointed. Craig Fulton of South Africa is the new coach of Indian men hockey team. Then that's all for today. Should I wind up? So thank you very much to all of you. That's all for today. We will meet next week. Thank you.